नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय झाड़ोल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र पायोनियर्स ऑफ सोशियोलॉजी में इमाइल दुर्खिम का योगदान। इमाइल दुर्खिम का कार्यकाल 1858 से 1917 के मध्य में माना जाता है। इमाइल दुर्खिम ने अगस्त काम्टे के कार्य को आगे बढ़ाया। इन्होंने भी समाजशास्त्र को एक अलग विज्ञान के रूप में स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने समाजशास्त्र के अनेक अध्ययन किए। समाजशास्त्रीय पद्धति के नियमों पर एक पुस्तक लिखी जिसमें समाजशास्त्रीय तथ्यों को वस्तुओं का दर्जा प्रदान करने के लिए अनेक व्याख्याएं और विवेचनाएं की। दुर्खिम का प्रमुख लक्ष्य सामाजिक घटनाओं और सामाजिक समस्याओं पर विभिन्न कारकों के प्रभावों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन करना था। अगस्त काम्टे की इस बात का समर्थन इमाइल दुर्खिम ने किया कि सामाजिक घटनाओं, सामाजिक समस्याओं, सामाजिक संरचना आदि को समझने के लिए समाजशास्त्र को मनोविज्ञान विषय की सहायता नहीं चाहिए, बल्कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र के ज्ञान पर एक आधारित विज्ञान है। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों तथा आंकड़ों के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति को भी निश्चित किया। इस प्रकार दुर्खिम ने समाजशास्त्र को एक नवीन तथा विशिष्ट विज्ञान के रूप में स्थापित एवं विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया, जो कि एक वास्तविक और स्वतंत्रता के विषय के रूप में समाज का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करता है। दुर्खिम की मान्यताएं। दुर्खिम निम्नलिखित बातों को मानते थे। उनकी कई मान्यताएं थीं, जैसे समाज में सामूहिक अंतर विवेक यानी कि चेतना विद्यमान होती है, पूर्ण रूप से अधिक योग होता है, सामाजिक तथ्य यथार्थ होते हैं, अनुरूपता से संयुक्तता आती है, श्रम विभाजन से संयुक्तता आती है और सत्ता सामूहिक विचारों पर आधारित होती है। सामाजिक तथ्य समाजीय आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जनसंख्या के आकार, सामाजिक घनत्व और श्रम विभाजन में परिवर्तन आता है। विषमता समाज के लिए प्रकार्यात्मक होती है आदि अनेक प्रकार की दुर्खिम की मान्यताएं थी। कई प्रकार के दुर्खिम ने सिद्धांत दिए हैं। दुर्खिम ने पद्धति शास्त्र या मेथडोलॉजी दी है कि दुर्खिम ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम में समाजशास्त्र के लिए वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का विस्तार से वर्णन किया है और उसकी विस्तार से व्याख्या की है। काम्टे की तरह दुर्खिम ने भी समाजशास्त्र को भौतिक विज्ञानों की तरह निश्चित, यथार्थ, अनुभविक, प्रयोगसिद्ध तथा प्रमाणित विज्ञान का स्तर प्राप्त करने का सुनिश्चित प्रयास किया है। इन्होंने समाजशास्त्र में प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धति के प्रयोग पर ही बल नहीं दिया है, बल्कि जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण, विश्लेषण आदि किए जाते हैं, ठीक वैसे ही समाजशास्त्र में भी वर्गीकरण, अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, विश्लेषण आदि किए जाते हैं के अध्ययन पर इन्होंने बल दिया। दुर्खिम ने सिद्ध किया कि समाजशास्त्रीय तथ्य भी उसी प्रकार से यथार्थ यानी कि वास्तविक हैं जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों के तथ्य हैं। दुर्खिम ने कहा कि सामाजिक तथ्य भी वस्तुओं के रूप में अध्ययन के विषय हो सकते हैं। इनको एकत्रित करने की पद्धति का भी उन्होंने प्रकाश डाला। इससे सबसे महत्वपूर्ण कार्य पद्धति शास्त्र से संबंधित विशेषताओं का वर्णन एवं व्याख्याएं हैं। दुर्खिम ने समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में समाजशास्त्री को स्वयं की भावना, अपने विचार, अपने मूल्य एवं अपने पूर्वाग्रहों से स्वतंत्र रहना चाहिए और तथ्यों का संकलन, उनका वर्णन एवं व्याख्या समाजशास्त्री को निष्पक्ष रहकर करनी चाहिए। दुर्खिम ने समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञानों के समान वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए
अनेक सुझाव दिए हैं और कहा कि समाजशास्त्र घटनाओं में कार्यकारण संबंधों और उनके प्रभावों का पारस्परिक अध्ययन करना चाहिए तथा घटनाओं से संबंधित सिद्धांतों का समाजशास्त्र में निर्माण किया जाना चाहिए। दुर्खिम ने ही समाजशास्त्र में मानव समाज के वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए तुलनात्मक विधि के प्रयोग पर भी बल दिया। दुर्खिम का कहना था कि सामाजिक तथ्यों, आंकड़ों एवं इनकी जानकारी परस्पर तुलना करनी चाहिए और ऐसा करने पर ही हमें जो समाज की वास्तविकता है उसका पता चलेगा। दुर्खिम ने समाजशास्त्र को मानव समाज के वैज्ञानिक अध्ययनों में अधिक बल देना चाहिए। दुर्खिम ने पद्धति शास्त्र के अंतर्गत अवलोकन पर मुख्य रूप से विशेष बल दिया है। इन्होंने अपनी पुस्तक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम में सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियमों की विवेचना की है। इन्होंने ये नियम दिया कि सामाजिक तथ्यों को हमें वैसा ही मानना चाहिए जैसे वो हैं। वस्तुपरक अवलोकन के लिए घटना की विशेषताओं का विवेचन किया जाना चाहिए, न कि घटना से संबंधित विद्यमान विचारों का। समाजशास्त्र जब भी किसी सामाजिक तथ्य का अन्वेषण करे तो उससे घटना में आने वाले लक्षणों, तथ्यों और वास्तविकताओं के अवलोकन तथा अध्ययन करने चाहिए तथा उन्हें व्यक्ति के पूर्वाग्रह से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। आगे दुर्खिम ने अपनी दूसरी अवधारणा दी है समाज में श्रम का विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। दुर्खिम ने अपनी प्रथम पुस्तक समाज में श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो 1893 में प्रकाशन में आई थी, में श्रम विभाजन के क्या कारण हैं, कितने प्रकार हैं, उसके क्या परिणाम हैं और उसके समाज पर क्या प्रभाव पड़ते हैं को वर्णन और व्याख्या की। इसके साथ साथ इन्होंने समाज में सामाजिक एकता के कारण, उसके प्रकार, उसके प्रभावों का भी विश्लेषण किया। इन दोनों विषयों में सामाजिक श्रम विभाजन और सामाजिक एकता के साथ साथ दुर्खिम ने सामाजिक परिवर्तन तथा अन्य समाज से संबंधित बातों का भी व्याख्या की है और अन्य अध्ययन करके निष्कर्ष निकाले कि जब तक समाज में जनसंख्या बढ़ती है तो वह समाज में अनेक आवश्यकताओं को जन्म देती है और उनको पूरा करने के लिए आवश्यक हो जाता है कि समाज के सदस्य आपस में श्रम को बांटें, कार्य को बांटें और अपने अस्तित्व को समाज में बनाए रखें। अगर सभी एक प्रकार का कार्य या व्यवसाय करेंगे तो समाज में कठिनाई उत्पन्न होने लगेगी। इसलिए दुर्खिम ने अपना ये निष्कर्ष निकाला कि जब जब जनसंख्या के आकार और घनत्व तथा भौतिक और नैतिक घनत्व में वृद्धि होती है तब तब समाज में एकता बनाए रखने के लिए समाज में श्रम विभाजन होता है। दुर्खिम ने अपने पुस्तक में समाज को दो वर्गों में बांटा है, एक यांत्रिक एकता और दूसरी जैविक एकता। यांत्रिक एकता व्यक्तियों की सजातीय एकता पर आधारित होती है, अर्थात जब जनसंख्या कम होती है तो समाज के सदस्यों में परस्पर श्रम विभाजन का अभाव होता है और उनमें श्रम का विशेषीकरण भी नहीं होता है। उनमें परस्पर मानवीय व्यवहार होता है, बौद्धिक आचरण व सामाजिक सजातीयता विद्यमान होती है। उनके विचार, उनके विश्वास, उनका आचरण, व्यवहार आदि सभी में समानता होती है। परस्पर परंपरा का उनमें प्रभुत्व होता है और व्यक्तिवाद तथा व्यक्तिवाद का अभाव होता है। उनमें फौजदारी कानूनों का प्रभुत्व होता है। इनको परस्पर एक सूत्र में बांधने वाली कड़ी सर्वसम्मत जनमत होती है जो व्यक्तियों की मानसिक एक और नैतिक सजातीयता के आधार पर आधारित होती है। ये आदिम समाज और छोटे ग्रामीण समाजों में यांत्रिक एकता हमें अधिक देखने को मिलती है। समाज में जनसंख्या की वृद्धि के कारण यांत्रिक एकता से स्वाभाविक एकता की ओर परिवर्तन निरंतर होता रहता है। नगरों और महानगरों में स्वाभाविक एकता होती है।
दुर्खिम ने तथ्यों का विश्लेषण करके ये निष्कर्ष निकाला कि जनसंख्या के बढ़ने से श्रम का विभाजन भी बढ़ता है। जो व्यक्ति जिस काम को करता है उससे उसमें विशेषीकरण आ जाता है और लोगों की परस्पर एक दूसरे पर निर्भरता भी बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप वे परस्पर एक दूसरे का सहयोग करने के लिए बाध्य हो जाते हैं और उनमें एकता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से विकसित एकता को इमानुएल दुर्खिम ने साविवी एकता कहा है। धन्यवाद। आगे के सिद्धांतों को हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे।